चल रही है। जैसा कि हमने आज इंडेक्स को देखा, इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई 45,593 पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई और तकरीबन 271 पॉइंट जो है मार्केट डाउन हुई। अगर आज की मूवमेंट की बात करते हैं तो मार्केट की मूवमेंट कैसे रही, स्टार्टिंग के साथ ही मार्केट ने पहले थोड़ा सा जो है वो हाई लिया, तकरीबन 46,009 का जो है मार्केट ने हाई बनाया और इसके साथ फिर हम मुसलसल मार्केट के अंदर जो है वो बियरिश ट्रेंड जो है वो देखते रहे और तकरीबन टाइम आ रहा है मेरे पास 12:30 बजे के करीब मार्केट ने अपना जो लो बनाया आज का 45,092। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग जो है वो देखी कि सपोर्ट मिलती रही मार्केट को और फिर थोड़ी सी मार्केट रिकवर हुई और रिकवर होने के बाद मार्केट पहुंची 45,625 पर और आखिरकार मार्केट की क्लोजिंग हुई 45,593। ठीक है, टेक्निकली भी अगर हम बात करें, जैसे अगर आप लोगों ने आज सुबह जो फर्स्ट टाइम मेरा ऑडियो मैसेज होता है अगर आपने उसको गौर से सुना होगा तो हमने जो आज का स्टॉप लॉस लेवल बताया था दैट वाज 45,500। अगर मार्केट अपने आज स्टॉप लॉस लेवल से नीचे क्लोजिंग देती तो डेफिनेटली फिर आगे आने वाले दिनों में हम मजीद सेलिंग प्रेशर जो है वो देख सकते थे। लेकिन टेक्निकली मार्केट ने क्लोजिंग जरा हमारे हिसाब से अच्छी क्लोजिंग दी है जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में शदीद किस्म की जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये अगर आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें जो वॉल्यूम लीडर्स में एसगर्ड 9 का नाम आता है, टीआरजी, यूनिटी, हम नेटवर्क, बाइको, जीजीएल, मैपल लीफ सीमेंट के, इलेक्ट्रिक, टैली और डब्ल्यूटीएल का नाम आता है। टॉप एडवांसेस की बात करते हैं, कुछ बड़े स्टॉक्स में जिसका कोई वॉल्यूम तो तकरीबन सबकी लो वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, केएसबी, मुदारबा है, फजल क्लॉथ टेक्सटाइल मिल्स और एक आध कोई और देख लेते हैं, सुराज कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी हैं उनके बिल्कुल वॉल्यूम लो है। कुछ टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं और जिनके वॉल्यूम भी कुछ थोड़े नजर आए तो टॉप डिक्लाइन में भी कुछ पेनी स्टॉक्स ही हैं और बाकी कोई बड़ा स्टॉक मुझे नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, बहरहाल आप लोगों की तरफ आते हैं। अपने मेंबर से जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो कोशिश करें नीचे रिएक्शंस में या मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो मोर में जाकर हैंड रेस की एक ऑप्शन आएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप रेस हैंड करें और आपका क्वेश्चन जो है वो फिर मुझे या यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा और फिर मैं आपका क्वेश्चन इजीली ले सकूंगा। ये जितनी जल्दी आप लोग हैंड रेस करेंगे उतनी जल्दी ही आपका क्वेश्चन का नंबर भी जो है वो आ जाएगा। ये ठीक हो गया। मैं भी ज़रा अपना पेन वगैरह उठा लूँ। जी, डॉक्टर साजिद साहब है सर, आपको अनम्यूट करो सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। जी काजी साहब, मेरे 3 सवाल हैं। एक तो ये है कि अमरेली स्टील का मुंह एक तरफ है और मुगल स्टील का दूसरी तरफ है, ये इतना वेरिएशन इसमें क्यों है? अगर स्टील सेक्टर में चलना है तो या सारा चले या फिर कोई भी ना चले। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने कुछ शेयर्स देखे हैं जिस तरह MFFL है, मिचल्स फूड, जिनका फ्लोट कम है, या बर्जर पेंट्स ले लें तो वो अचानक स्पाइक बनाते हैं 50 रुपए की या 100 रुपए की, एज कम्पेयर टू वो शेयर जिनका फ्री फ्लोट ज्यादा है और उनमें स्लो स्लो मूवमेंट है। तो क्या ऐसे शेयर जिनका फ्री फ्लोट कम हो और ज्यादा एक्टिव है वो अच्छे नहीं होते? तीसरा ये है कि अगर हम एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सीमेंट में, तो सारे ब्रांड उस सेक्टर में नहीं चल रहे होते, तो क्या हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस सेक्टर के अंदर वो दो तीन ब्रांड्स के अंदर डिवाइड ना कर दें ताकि कम से कम कोई एक दो ब्रांड तो उसमें से चलेंगे बजाय इसके एक में स्टक हो जाएं? मैं उसकी मिसाल दूंगा, अब अमरेली स्टील में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन वो हम स्टक हैं उसमें। जी ठीक है सर। जी बस यही थे। जी, जो पहला आपका क्वेश्चन है ना, अमरेली नहीं चल रहा, मुगल चल रहा है, असल में बात वही है, फ्री फ्लोट की भी बात होती है और जो मेन प्लेयर्स हैं चलाने वाले, असल में जारी बात है स्टॉक खुद से तो कुछ भी नहीं है। मुगल को चलाने वाले कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, अमरेली को चलाने वाले कुछ और है, अमरेली का फ्री फ्लोट कुछ ज़्यादा है, काफ़ी लोगों के पास ये मौजूद है, इसलिए इसको चलाना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल काम होता है ये। तो इसमें जिसका आप यानी कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर जिसका फ्री फ्लोट कम हो और जिसकी मूवमेंट का भी आपको पता हो कि इसकी मूवमेंट ज़रा तेज़ है तो आप उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। यही जो आपका सेक्टर वाइज में भी है, तो सारे सेक्टर में आपने खुद पिक एंड चॉइस जो करनी होती है, आप कोशिश करें। इसकी मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ। ये फुटबॉल वगैरह जी आप देखते हैं, फीफा वगैरह, जी
फीफा आप देखें ना, फीफा में अगर आपके सामने जो आ रही है जुवेंटस और रोनाल्डो जो है, सबको पता है जो मेन प्लेयर है ये रोनाल्डो है, या एफसी बार्सिलोना में मेसी सबसे मेन प्लेयर है। अब जो कोच की जो होती है ना, ऑपोजिशन वाला जो कोच होता है, उसकी मेन जो उसका टारगेट होता है कि इन दोनों को जो है पकड़ के रखो, जरा इनको चार चार बंदे घेर के रखते हैं। लेकिन उन्हीं का कोच जो है अपने ही किसी ढीले से बंदे को कहता है तुमने जो है ना पोजीशन रोनाल्डो वाली बनानी है, रोनाल्डो ने खुद गोल नहीं करना, ये आराम से तुझे पास दे देगा क्योंकि तेरी नजर किसी के पार पड़नी उस पर नहीं पड़ी है नजर। तो आखिरी टाइम क्या होता है, जो मेन गोल होता है रोनाल्डो उस ढीले से बंदे को अपने प्लेयर को दे देता है जिस पर किसी की नजर नहीं होती, और वो बड़े आराम से जो है वो गोल कर लेता है ये। अब आपने भी इसी मिसाल को फॉलो करके स्टील सेक्टर में देखे सारे अमरेली के पीछे पड़े हुए हैं, सीमेंट में सारे जो है मैपल लीफ के पीछे पड़े हैं। आपने इनमें से जरा ढीले वाले देख रहे हैं जिसके पीछे सारे ना पड़े हों। गरीबवाद सीमेंट की लास्ट टाइम बात हुई, आप उसको पिक कर ले, देखे पाइनियर को किसी ने नजर नहीं मारी, वो आराम से गोल कर गया, 100 रुपए से ऊपर निकल गया। मुगल आपके सामने मिसाल है। तो ये आपने इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए किसी एक सेक्टर के अंदर जरा ऐसा बंदा ढूंढना है कि कौन मुझे उठा सकता है। बाकी आपने जो मिचल फूड और बर्चर पैंट की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, आप इसको लेंगे हो सकता है 6 महीने आपको ये तंग करी रखे यार ये हिल ही नहीं रहा, लेकिन जब इन्होंने शूट करना है तो आप अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है ये वाले। जैसे मैंने अलगाजी ट्रैक्टर भी रिकमेंड किया हुआ था, कई लोग तंग पड़ गए अलगाजी को, जब तंग पड़े तो वो 2 लॉक एकदम उसने ऊपर बना लिए। तो ये बड़े मूडी स्टॉक्स होते हैं, चंद लोगों के हाथ में होते हैं और ये अपनी मर्जी से इसको उठा लेते हैं, इसमें ज़्यादा लोगों का ध्यान भी नहीं होता और अच्छा खासा जो है इनसे फ़ायदा भी हम हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया सर? चलें ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, नहीं मोहम्मद सिद्दीकी साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब इदरीस वालेकुम भाई सलाम। को, आपको तमाम इमरान को सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ज़रा सा आपसे वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस के मुतालिक है कि मैंने शायद मार्च तक की पेमेंट की हुई है, तो मैं रजिस्ट्रेशन फीस आपको अभी भेज दूं या मार्च ख़त्म होने के बाद भेजूं? और दूसरा ये पूछना था सर कि प्रीमियर लोगों में हम गरीब शामिल हो सकते हैं सर? हाँ जी। हाँ सर, जो इस तरह है ना मार्च का, यानी कि इसलिए ये नहीं कहा कि आप लोगों में से बहुत से मेंबर्स की जो मेरे पास मेंबरशिप है ना वो मार्च को तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। अभी जो लेटेस्ट मैंने स्टॉक्स की लिस्ट जो मैंने कल पूरा इतवार मेरी कोई वीडियो नहीं आई, तकरीबन 48 के करीब मैंने स्टॉक्स जो है वो ढूंढ ढूंढ के जो है वो एक नई लिस्ट बनाई है। और वो लिस्ट तकरीबन 4 से 6 महीने शॉर्ट टर्म उसका टारगेट होता है और लॉन्ग टर्म टारगेट आपको पता है वो तकरीबन साल 2 साल उसको लग जाते हैं ये। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी वो लिस्ट उन मेंबर के साथ शेयर करूं जो कम से कम जून तक तो मेरे साथ चलने वाले हों। बहुत से मेंबर हो सकता है मार्च को छोड़ जाएं और ये लिस्ट मेरी, आपको पता है दूसरे ग्रुपों में भी फिर इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है और ये फिर इसको काफ़ी मिस यूज़ किया जाता है। तो वो लिस्ट जिन जिन मेंबर्स ने मेरे लास्ट के वॉइस मैसेज पर लब्बैक का, उनको वो जो है ना लिस्ट पहुंच भी गई है और वो नए ग्रुप में शामिल भी हो गए हैं। तो जो ही आप करेंगे आप नए ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और उसमें आपको वो लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी जब भी आप करेंगे ये। ठीक है। और दूसरा जो है प्रीमियम ग्रुप जो है, देख लें प्रीमियम ग्रुप के जो है वो थोड़े नखरे भी ज़्यादा हैं, वो फिर आप उसकी डिटेल मुझसे ले लें क्योंकि वो थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसमें फिर उस हिसाब से उसको लेके चलना है, तो वो थोड़ा सा जो है वो कॉस्टली पड़ जाएगा, और तो कोई नहीं मसला इसका। ठीक है सर, उसकी डिटेल मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं। हाँ जी, अली इजाज भाई हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था जो पिछले दिनों जैसे टीआरजी पे बात हो रही थी, तो जो उसका रिजल्ट देखे तो वो बहुत ही अच्छा है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया है। और अदरीस साहब भी उस दिन कह रहे थे कि टीआरजी ने लेट रिजल्ट कर दिया है। तो काइंडली टीआरजी का बता दीजिएगा, और दूसरा नेटसोल रुकेगा भी या चलता रहेगा? हाँ जी। जी अली इजाज भाई, अभी टीआरजी का लेटेस्ट रिजल्ट आया ना, हम एक रिजल्ट पर जो है वो कभी भी कंपनी को कंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, अगर फ्यूचर में जो आगे आने वाले रिजल्ट हैं अगर टीआरजी अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखता है तो फिर हम कह सकते हैं कि वाकई यानी कि ये कंसिस्टेंट जो है कंपनी है। इससे पहले सारे लॉस है, एकदम से जो है वो एकदम बड़ा प्रॉफिट इसने शो किया है, तो उसकी बेस पर हम कहेंगे जी आप सारे टीआरजी के पीछे पड़ जाए। हो सकता है इसी रिजल्ट की वजह से जो है वो टीआरजी में इतना हमने बुलिश ट्रेंड देखा। अब रिजल्ट आ गया, हो सकता है अब इसके अंदर हम मजीद वो जो बुलिश बना हुआ था अब वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अगर तो पहले आपको पता होता है 1 महीने पहले कि टीआरजी का रिजल्ट ऐसे आने वाला है तो आप उसके अंदर बाइंग करते तो आपको ठीक ठाक फायदा हो जाता है। ये जो मार्केट है, हम बार बार कहते हैं कि मार्केट को पहले पता होता है कि आगे क्या होने वाला है,
तो हो सकता है जो इसके पहले वाले जो इसको हम बार बार प्लेयर की नाम नहीं लेते, वो फिर माइंड भी करते हैं और भी कोई मसला ना बन जाए। जो इसको चलाने वाले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, शायद उनको पहले इसका अंदाजा था कि टीआरजी का रिजल्ट आगे आने वाले दिनों में अच्छा होगा, तो इस वजह से उन्होंने पहले ही उसकी एक अच्छी रैली बना दी। लेकिन अब अगर आप उम्मीद करें कि आप रिजल्ट के बाद भी वो ऐसी कंटिन्यूस रैली बनाएगा, वो मुझे जो है दूर दूर नजर नहीं आता। बाकी नेट सोल का आगे चलेगा नहीं चलेगा ये भी उन पीछे लोगों की मर्जी है, जो इसको मूव कराएंगे। अब ये कुछ ही हाथों में है, सारे हाथों में तो नहीं है, तो जैसे इसको लेके चले आगे। जी, अभी यानी कि आईटी सेक्टर को हम इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहे, ये अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो ऐसे स्टॉक में रिस्क ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर है ये। जी, रिजवान साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई और सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नबील सलाम। भाई, ये जो अभी क्या एक्सपेक्टेड आपको नेक्स्ट सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं 3 मार्च को, और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट भी आ गई थी कि चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं, हो गई हैं काफ़ी हद तक। तो अब क्या देखते हैं अभी नेक्स्ट इस वीक में क्या एक्सपेक्टेड है, और हम अपना कौन से मेजर शेयर्स पे फोकस करें? जी, सर इस तरह ना, इलेक्शन हो ना हो या जो है ना इसका पॉलिटिक्स का असरात पड़े ना पड़े, इसमें हमारी स्ट्रेटजी जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो टेक्निकली अगर मार्केट कभी भी, हम बार बार कहते हैं 47,000 से ऊपर ऊपर जब भी क्लोजिंग देगी, तो फिर हम उसके अंदर मार्केट के अंदर एक बाइंग जो है वो जो है ना रुझान हम देख सकते हैं। आगे मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी हम मजीद देखेंगे और एक रैली बनेगी। जब तक मार्केट अपने इसी लेवल के इर्द गिर्द घूम रही है, उसमें हमने जो है बस फोकस करना है कि एक पिक एंड चॉइस वाली, जैसे आज मौका मिला हमने आपको एक स्टॉक रिकमेंड कर दिया, कल पूरी कोशिश होगी उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, ऐसे हम चल सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे ग्रुप 3 के अंदर मौजूद है तो मैंने आपके साथ जो है अपनी स्टॉक्स की लिस्ट शेयर की है। जो जो स्टॉक उसमें आते जा रहे हैं वो आप अभी भी पिक कर सकते हैं। अभी बेशक मार्केट का नीचे आने का ज्यादा इंतजार ना करें, लेकिन पिक करने का तरीका उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो शेयर किया है, उसके मुताबिक आपने उन स्टॉक्स को पिक करना है। जो स्टॉक अपने रेंज में आ गए आप उनको पिक करना शुरू करें, चाहे वो स्टील सेक्टर का है, चाहे वो सीमेंट सेक्टर का है या किसी और सेक्टर का है, उसको आप बिला खौफो खतर जो है पिक कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में आप देखेंगे जब एक रैली बनेगी और यही स्टॉक जो है आपको ठीक ठाक जो है वो प्रॉफिट देंगे। जी, सोहेल साहब है चश्मा से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, और तमाम ग्रुप मेंबर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, एक मेरा मार्केट के मुतालिक है, 2 मेरे जनरल नॉलेज के हवाले से हैं। जी सर। मैं आपकी वीडियोस को जब भी टाइम मिलता है देखता रहता हूँ। मैंने लास्ट देखी स्टॉप लॉस से मुतालिक, जी तो उसमें काफी हद तक मुझे गेन हुआ, लेकिन मुझे उसमें 1-2 क्वेश्चंस हैं कि जो स्टॉप लॉस मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ रहा हूँ। स्टॉप लॉस तो जब सपोर्ट पे आ गया उसके 3 पर नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाना है, तो क्या ये डेली बेसिस पे जिस पे मार्केट ओपन होती है या क्लोज होती है उसको देखते हुए लगाना होता है, या बस जो सपोर्ट है उसको देखते हुए लगाना होता है? ये तो है मेरा टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा सा। 2 मेरे क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के हवाले से। एक, जिस तरह पिछले दिनों FATF का था रोला, तो उसमें मार्केट का पता था मूवमेंट होगी अप या डाउन जो भी रिजल्ट आए, और इसी तरह जब इलेक्शंस आते हैं कौमी असम्बली के, उसमें भी ऐसा हो जाता है कि अच्छा जी अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, पॉलिसी चेंज होगी। नेट इलेक्शन है, ये इस पे थोड़ी रोशनी डालें आप या इदरीस साहब कि ये इस तरह इफेक्ट करते हैं इसको मार्केट को। और थर्ड सर मेरा क्वेश्चन था, थर्ड मेरे ध्यान से नहीं है, वो भी आता चले है तो बस, मैं पूछ लूंगा। चले सोहेल भाई, 2 ही बहुत है, वो 2 ही सवाल ताकि बाकियों को भी मौका मिले। हाँ जी, जो पहला सवाल है ना आपका, जो स्टॉप लॉस है वो क्या सपोर्ट पर बनता है, तो इसका आंसर है नहीं। जो सपोर्ट लेवल होता है उस पर तो कभी भी स्टॉप लॉस नहीं बनता, बल्कि सपोर्ट से भी नीचे बनता है ये। ठीक है, और सपोर्ट से नीचे कहाँ पर बनता है, आपको मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, बोलिंजर बैंड वाली भी आप देख सकते हैं, इची मोको क्राउड वाली देखे, उसमें मैंने आपको स्टॉप लॉस समझाया हुआ है। मेरा ख्याल है इची मोको में मैंने समझाया था कि स्टॉप लॉस कहाँ पर बनता है, वो जरा तसल्ली से देखे, ना समझ आए तो फिर आप पूछें। और जो आपने इन्वेस्टमेंट का बताया ना, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक जो है ना स्टॉप लॉस वो 3% पर नहीं बनता। जो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप का आपको मैसेज किया उसमें जो स्टॉप लॉस की बात हुई, तो आप देखिए मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पर उनके बनते हैं, वो इसी परसेंटेज भी मैंने बताई आपको। ठीक है, और जो आगे सेनेट का इलेक्शन, ये FATF सेनेट ये सिर्फ एक बहाने हैं ये। ठीक है, वो हमारे जो है क्या नाम था, लियाकत भाई, अगर पिछले जूम सेशन में जो है ना आपने उनकी बात सुनी हो, तो जब मार्केट गिरानी होती है तो इनको एक बहाना चाहिए होता है
कि हमने अब मार्केट गिराने का मतलब कि अब आप लोग खुद देख लें, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि मार्च ये जो पिछला मार्च था, मार्च से लेकर अभी मार्च आ गया, इंडेक्स 28,000 से लेकर 45,000 के करीब पहुंच चुका है। अब ये इतना इंडेक्स ऊपर गया तो ये कोई फूंक मार के तो नहीं इंडेक्स ऊपर आया, ये सारी बाइंग हुई हुई है, इसके अंदर बाइंग होने से स्टॉक ऊपर आए हुए हैं, तब ये सारा इंडेक्स ऊपर गया हुआ है। ये अब जिन्होंने यहाँ से नीचे ऊपर इतने लेवल पर बाइंग की हुई है तो जारी बात है उनका हक बनता है कि वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करे। अब प्रॉफिट टेकिंग वो एक बहाने से करते हैं, आपके लिए एक बहाना है कि जी अब FATF आ गया, अब सेनेट के इलेक्शन आ गए, असल में उनकी हो रही है प्रॉफिट टेकिंग। वो कर रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग और आप ऊपर के लेवल पर फंस रहे हैं, उन्होंने नीचे खरीदे ऊपर महंगे बेच रहे हैं। और बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि ना मार्केट के अंदर पड़े, ना मार्केट के अंदर, और बिल्कुल अपना कैश फ्री इन हैंड रखे। ये किस लिए कह रहे हैं आपको? इसीलिए कह रहे हैं कि वो बड़े जो लोग हैं जिन्होंने छोटे लेवल पर बाइंग की हुई है, हाई लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग करके वो स्टॉक को फिर नीचे आएगा, आप फंसे रहेंगे वहां पर, ये फिर नीचे आके फिर उसको आप सस्ते बेचेंगे, ये फिर आपसे वही सस्ता ही खरीदेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जो है अगर अमरेली 51 रुपए का लिया हुआ है, अब वो चाह रहे होंगे कि मैं इसको 44 पर ही बेच दूं, ये और नीचे आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि आप सस्ता ही बेच रहे हैं ना उनको। तो अल्लाह के बंदे ये सारी चीजें समझने की कोशिश करें, इसीलिए हम आपसे कहते हैं फरवरी से ही हम चीख चीख के आपको कह रहे हैं, मेरे हर ऑडियो मैसेज में आप सुने गौर से, 70% कैश संभाल कर रखे, कैश संभाल कर रखे, ये इसीलिए कह रहे हैं कि उनको एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करने दें। ये कम अज कम, और कोई फंसता है तो फंसे, कम अज कम मेरे जो मेंबर्स हैं जो मुझे सुनते हैं वीडियो देखते हैं, कम अज कम वो तो ना फंसे। फिर नीचे जब स्टॉक आ जाएंगे, जब बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग करेंगे, वहां पर मैं आपको बाइंग कराऊंगा, उनको फायदा होगा, उनके साथ आपको भी फायदा हो जाएगा। ये तो यही मेरी सारी जो रिक्वेस्ट है सारे मेंबर्स से है। ये अभी मार्केट इंतहाई ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करें, जब बाइंग कॉल दी जाए तो बाय करें और हमारे रिकमेंडेड स्टॉक बाय करें। अपने बाय करते हैं तो फिर आप 4 मैसेज भी करते हैं, हमने ये स्टॉक लिया लेके फंसे हुए हैं, अब फिर फंसे हुए हैं तो फिर फंसे रहे, मैं क्या करूं फिर इसको। हाँ जी, ख्वाजा माजिद साहब हैं वेलिया से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। सर आज आपको मैसेज किया था मैंने, वो कुछ ऑफलोड किए हैं, वो थोड़े से 8-10% लॉस ही था, लेकिन आपके कहने पे मैंने ऑफलोड कर दिए, ठीक है 50% कर। तो फिर आपका वो यूनिटी का मैसेज आया था, तो उसमें मैंने सवाल करना था कि जी सर। उसमें एक तो आपने वो प्रॉफिट टेकिंग का लेवल नहीं बताया, और दूसरा ये जो स्टॉप लॉस का आपने लेवल बताया तो उसमें काफी गैप है, मतलब इसकी क्या वजह है? ये जी आपने स्टॉप लॉस का बताया था जी 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 28 से जी 32 जी से 28 10। जी 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 ये जी जरा जी सर मैं बता दूं। सर जिस टाइम जो है ना आखिरी तक तकरीबन आधा घंटा रह जाता है ना, वहां पर तकरीबन स्टॉप लॉस बनता ही कोई नहीं है। ये तो मैंने स्टॉप लॉस ऐसा लगाया, वो उस दिन बनता ही नहीं था, वो तो उसके लोड लॉक से भी नीचे था, वो इसलिए रखा गया ताकि आप में से बहुत से लोग पूछेंगे इसका स्टॉप लॉस क्या है, क्योंकि उस वक्त इतना टाइम नहीं था, आखिरी 3 मिनट पहले मैंने आपको रिकमेंड किया तो उसका क्या स्टॉप लॉस बनता है। बहरहाल आपने इसको बाय कर लिया, रात को टेक्निकल स्टडी करने के बाद इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपके साथ शेयर किया जाएगा और इसका स्टॉप लॉस भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आपने उसी स्ट्रेटजी के मुताबिक इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने साथ दिया, अल्लाह ने नसीब में रखा तो आप भी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा और मैंने भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है इसमें। जी मोहसिन अब्बासी साहब है इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा ये नबील भाई, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये है कि हम मतलब अक्सर कहते हैं कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जी जबकि सर। हमेशा देखें जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या वो ऐसे जो फंडामेंटली बहुत वीक स्टॉक होते हैं जिनको कोई भी मतलब अर्निंग वगैरह नहीं होती, वो बहुत अच्छा रिटर्न दे जाती हैं। और मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं वो उसकी निस्बत काफी स्लो मूव कर रही होती हैं। दूसरा ये है कि मैंने एक क्वेश्चन पूछना है कि ये जैसे एक कंपनी में अगर फ्री फ्लोट 20 करोड़ है, फर्ज करें कंपनी का शेयर है, तो उसमें जो अगर वो कंपनी साथ फ्यूचर में भी ट्रेड कर रही है तो फ्यूचर का क्या क्राइटेरिया होता है कि उसमें से कितनी % फ्यूचर में ट्रेड कर रही होती जी जी मोहसिन भाई, जो आपका पहला सवाल है ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, असल में मसला ये होता है ना, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो बेशक पायदार कंपनीज होती हैं, लेकिन सारे लोगों का रुझान फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की तरफ ही होता है और इस वजह से उसका जो स्टॉक होता है वो बड़े आराम आराम से जो है उसकी मूवमेंट होती है। होते तो ये बड़े सॉलिड किस्म की कंपनीज हैं, इनको कुछ भी नहीं होता, ये अगर लॉस में चली भी जाए तो वक्त आने के बाद अच्छे वक्त में ये ठीक ठाक प्रॉफिट में भी चली जाती हैं। और इनका फ्री फ्लोट इसीलिए थोड़ा जरा मूवमेंट इनकी कम होती है क्योंकि इतने लोग जकड़ा होता है लोगों ने इसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर। और जो बाकी जो जरा डिले मिले वो मैंने आपको फुटबॉल की एग्जांपल दे दी, अगर आपने सुनी हो,
तो वो स्टॉक ज़रा जल्दी तेज़ निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता, वो ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं। और बाकी जो फ्यूचर वाला है, फ्यूचर में मैं ना होने के बराबर काम करता हूँ, यानी करता ही नहीं हूँ लेवरेज वाला काम या फ्यूचर वाला। तो इदरीस भाई से पूछेंगे इसका सही जवाब क्या है, और मुझे भी यानी इसका कोई खास आइडिया नहीं है कि कंपनी का फ्यूचर की बाइंग से जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है ये पैसा उधर जाता हो, या बगैर पैसे के फ्यूचर में काम चल रहा होता है, तो इस कंपनी पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये ज़रा इदरीस भाई ज़रा इसका टेक्निकल जवाब देंगे, मुझे इसकी कोई समझ नहीं है। ये ना मैं ये लेवरेज वाला काम करता हूँ ना फ्यूचर वाला काम करता हूँ। हाँ जी जिया भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मेरा क्वेश्चन एक टेक्निकल क्वेश्चन ही था। अगर हम वो पीएसएस की साइट पे जाए तो समरी में एक लास्ट पे टेबल आ रहा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के मुतालिक। मैं फ्यूचर में बाइंग के मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट उन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को देख के हम कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में मार्केट या ये शेयर्स कितने आगे जाएंगे। ये आप और इदरीस साहब इसमें जवाब दे दें, क्योंकि उसमें शॉर्ट भी हो रहे होते हैं और उनके रेट्स को देख के क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। बस ये मुझे थोड़ा सा इसका जवाब चाहिए। चले ये भी चले इदरीस भाई से पूछे कि फ्यूचर को देकर अगर सारे ही इसका पता लग जाए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो फिर सब भी कोई भी लॉस ना करे यहाँ पर। जी फसी खान साहब है लंदन से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आई थिंक नहीं न्यू भी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी जी सर सुन रहा हूँ मैं आपको। जी तो मेरा नाम फसी है, मैं यहाँ पे तकरीबन 15-20 साल से हूँ और अब मुझे अपने वतन की कुछ ज़्यादा याद सताने लग गई है। तो मैंने सोचा कि लंदन के एक स्टेबल मार्केट को छोड़ के पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, और इन्वेस्टमेंट कर दी बगैर किसी सोचे समझे, तो उसके अंदर नुकसान भी उठा लिया। अब ये आप इत्तेफाक से आपकी वीडियो देख ली और अब मैं कर रहा हूँ। अब मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है काई साहब के मैंने हम के और टैली के शेयर्स उठाए थे और अब वो मैं लेके फंस गया हूँ, तो वो मुझे अब बेच देना चाहिए या मुझे रखने चाहिए या क्या करना चाहिए? बस मुझे इतना सर हम तो आपको लॉस नहीं करवाना चाहते। हम नेटवर्क आपने किस रेट पर लिया हुआ है? मैंने हम नेटवर्क 793 का लिया था और टैली मैंने लिया था 815 का। टैली आपने लिया 8 रुपए का? 815 का 8.15 पे। अच्छा ठीक है। जो है ना हम नेटवर्क तो फिलहाल आप उसको ना बेचे, और टैली जब तक जो है ना 6.5 रुपए से नीचे ना आए ना, आप फिलहाल इसको रखें। ये जब भी 6.5 से नीचे आए फिर मैं आपको मशवरा दूंगा बेच दें। जब तक यहाँ से ऊपर है फिलहाल थोड़ा जहाँ ना रिस्क लिया थोड़ा सा रिस्क ले ही रखें। हो सकता है आपके रेट के बराबर आ जाए, लेकिन जब बराबर आ जाए तो आपने फिर कोई इसमें जो ना लालच नहीं करना, इससे निकलने वाली बात करनी है ये फिर। तो यानी टैली अगर 815 पे आ जाए उसको फोन पर बेच दें, और अगर हम को भी रखें, हम को रखें, हम आपको नुकसान नहीं देगा, ये ठीक हो जाएगा। हम नेटवर्क बहुत अच्छा शेयर है ये, ठीक है। जी निजामुद्दीन साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी निजामुद्दीन साहब हैं, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ आपका सेशन। पहले तो आपके मशवरे इतने मुफीद होते हैं और दोस्त अहबाब इदरीस साहब सब करते हैं, बहुत अच्छा उससे फायदा होता है। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी एक शेयर में फंसा हुआ था तो वो आपसे जरा शेयर करना था। डॉल जो है ये 47 का था सर, डॉल अब ये बहुत नीचे आ रहा है, इसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोई इस पे जरा आगाही फरमाएंगे। ये जो डॉलमेन सिटी वाला डॉल है, DOL डॉल, ये आजकल कितने का ये डॉल? डेस्कॉन वाला, ठीक है। डेस्कॉन वाला ये अब तकरीबन 28 पे चल रहा है, 47 था ये जब इसने राइट्स दिए थे। जी अभी बोनस शेयर दिए, ठीक है। और आपने इसको कोई चेक करके लिया या वैसे पुराना लिया हुआ है? मेरा ख्याल है कब लिया था पहले आपने? तो ये बहुत अच्छा था, पहले इसकी जो प्रीवियस इसकी जो है बहुत अच्छी थी, तो अब इसका क्या मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, कोई आप प्लीज इसमें। जी आपने जो है ना इसको बेचना नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। और आपने अगर थोड़ा महंगा लिया हुआ है तकरीबन 40 कितने का कह रहे हैं, कितने का लिया हुआ है आपने? ये 47 लिया था बोनस से पहले, 60% बोनस दिया था। हाँ बस देखे ना वो जो है ना आपने इसको लिया भी ऑल टाइम हाई पर जाता, उस टाइम आपने इसको लिया, ये पीछे ऑल टाइम हाई पर गया था 47, और यही बोनस का देकर शायद आपने लिया ना। तो वो आप यही हम बार बार कहते हैं, बोनस और डिविडेंड के चक्कर में आपने लिया, इसने आपको फंसा दिया। वो जो आपको डिविडेंड बोनस के पैसे मिले उससे शेयर इतना नीचे आया, आपका कैपिटल उधर जाया होगा इसका ना। तो इसीलिए हम बोनस और डिविडेंड वाले स्टॉक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो बहरहाल कंपनी बहुत अच्छी है,
अगर होल्ड करके रखें तो फ्यूचर में आपको लॉस नहीं देगी, ये दोबारा रिकवर कर जाएगा इसका। यहाँ इससे सर एवरेज, हाँ जी, एवरेज सर एवरेज ना करें इसको, अनम्यूट हो गए आप, एवरेज ना करें इसको, आप इसकी जगह कोई और स्टॉक ले। मेरी रिकमेंडेड लिस्ट आपके पास पहुंची हुई है, उसके मुताबिक आप मुझसे पूछ लें, मैं कोई और आपको अच्छा स्टॉक बता दूंगा। इसको पड़े रहने दें एक साइड पर, बस टाइम आएगा तो ये भी दोबारा जो है वो रिकवर कर जाएगा। ये कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट में जा रही है, रिजल्ट इसके अच्छे हैं और ठीक है ये। जी मलिक असर साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? खैरियत है? खैरियत सर, ठीक ठीक ठाक। ठाक। जी मेरे मतलब दो क्वेश्चन है। एक तो मैं कल अदरीस साहब को सुन रहा था, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, वो कह रहे थे कि अगर कोई ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाए या भाग जाए तो सब कुछ डूब जाता है। तो सीडीसी अकाउंट जो बना हुआ है, तो मैंने जो सुना है उसमें ये सारा कुछ मूव करता है, तो वो तो सेव रहता है ना। तो इवन ब्रोकर जो है वो डिफॉल्ट हो जाए, वट एवर ये भाग जाए, तो भी तो मतलब आपके शेयर सीडीसी में सेव पड़े होते हैं, पहली बात। दूसरा ये कि मार्केट को आप क्या देखते हैं कि ये मेरे हिसाब से तो मैंने एनालिसिस किया 43,000 तक की आएगी। आप एग्री करते हैं इससे? तीसरा, प्रीमियर जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसकी क्या फीस होंगी? थैंक यू। बस हाँ जी जी मलिक साहब, सर जो पहला आपका सवाल है ना, अगर चले वो इदरीस भाई से सुने थे, अगर ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाए वो तो आपके शेयर डूबे डूबे, लेकिन अगर आपने सीडीसी अकाउंट खुलवाया हुआ है और अपने शेयर भी सीडीसी में ट्रांसफर करवाए हुए हैं, ऐसे नहीं होता कि आपके ऑटोमेटिक ही शेयर सीडीसी में चले जाते हैं, आपको एप्लीकेशन या मेल करनी पड़ती है, तो ब्रोकर से आपके स्टॉक जो होते हैं सीडीसी में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर जब आपको बेचने होते हैं तो फिर आप सीडीसी को मेल करते हैं, वो ब्रोकर में शिफ्ट करते हैं, फिर आप उन स्टॉक्स को जो है वो बेच सकते हैं। अगर आपने ये काम किया हुआ है कि बैकअप में सीडीसी में अपने स्टॉक्स को सेव किया हुआ है वहां पर, तो फिर तो ब्रोकर भागे आपके स्टॉक सेव रहेंगे। लेकिन आपने ब्रोकर अकाउंट खुलवाया हुआ है, सीडीसी भी खुलवाया हुआ है, स्टॉक्स आपके ब्रोकर के पास पड़े हुए हैं, सीडीसी अकाउंट में कुछ भी नहीं है पीछे बैकअप में, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे ये। अब बहरहाल अब वैसे तो इतनी सख्ती है, आप कोशिश करें अच्छे अच्छे ब्रोकर के पास अकाउंट खोलें जो भागने वाले ना हो। बाकी मार्केट को जो है, जब तक मार्केट, आज भी बात की थी सुबह के टाइम, जब तक मार्केट 45,500 से नीचे नीचे क्लोजिंग नहीं देती, फिलहाल मार्केट ठीक है। जब इसे नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर हो सकता है 43,000 से भी मार्केट नीचे आए, और नीचे आ भी सकती है क्योंकि जिन्होंने लिया हुआ है और उन्होंने माल अपना जो है वो बेचना ही बेचना ही है। ठीक है, और थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैंने आपका लिखा नहीं है, मेरा ख्याल है 2 ही क्वेश्चन आपके। जी आमिर महमूद साहब, जो प्रीमियम ग्रुप का आपने पूछा, सॉरी, प्रीमियम ग्रुप का मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा सबके साथ जो भी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो छोटे इन्वेस्टर के लिए नहीं है, वो ज़रा बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है जिनकी थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैं चाहता हूं कि जो मेरे ग्रुप के अंदर जिनकी थोड़ी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, कम से कम साल बाद उनका पैसा तो कम से कम डबल होना चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, उनको कम से कम स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस नहीं होना चाहिए। आप यकीन करें कि 2 दिन पहले मुझे एक मेंबर ने फ़ोन किया मुझे ज्वाइन करने के लिए, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी और अब वो 2 लाख रुपए टोटल रह गए उसके। और यकीन करें कि मुझे इतना दुख हुआ, ऐसा लगा कि मेरे पैसे कम हो गए। यानी कि सारी बात है, उनकी फीलिंग भी मेरी फीलिंग है, कहाँ 75 लाख और कहाँ पर वो 2 लाख रह गए। ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे गायब हो जाता है, कैसे उड़ जाता है, आप सोच नहीं सकते कि ये कैसे कैसे काम यहाँ पर होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा पैसा दिया हुआ है, और जो एक स्टॉक मार्केट के अंदर एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ गाइडेंस की उनको कमी है, अगर प्रॉपर गाइड किया जाए उनको, एक तरीके से उनके स्टॉक्स को मैनेज किया जाए, तो बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर से कमा सकते हैं। बहरहाल चले, उसकी मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगा, जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो वो मुझे मैसेज कर दें, लेकिन कम से कम उसकी कम से कम शर्त यह कि कम से कम 4 मिलियन तो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी उसके अंदर काम किया जा सकता है ये। जी आमिर महमूद साहब, मैं कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे 2 अस्सलाम। सवाल हैं और एक आपके जुमे के सवाल का जवाब है फिल्म जी के बारे में। वो एक भाई ने जो सवाल किया था कि उनका ब्रोकर जो है वो गड़बड़ कर गया था, तो जो सीडीसी की अभी बात हुई थी, तो मैंने जब अभी अकाउंट खुलाया तो मुझे सीडीसी और एनसीसीएल का नहीं पता था, लेकिन ब्रोकर ने खुद का खुद कुछ किया है, अकाउंट खुला दिया। तो मेरा सीडीसी में अकाउंट है, मुझे अब जैसे शाम को एनसीसीएल से मेल आती है और सीडीसी से भी मैसेज आता है, तो इसका मतलब मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली वो सब हो गया है, तो मुझे शायद फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो
दूसरा ब्लू चिप्स के बारे में आपने उसे मुझसे पूछा था वो क्या होते हैं। बेसिकली ब्लू चिप्स तो वही, जैसे मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा था, बीटा वैल्यू आप समझा रहे थे, तो वो स्टॉक जिसकी बीटा वैल्यू तकरीबन ना होने के बराबर है और जो कि मार्केट के अप एंड डाउन से उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी निजाम बैंक देखें आज भी ऊपर गया है, 2-3 रुपीज ऊपर गया, जिसके सारे स्टॉक नीचे गए। तो क्लियरली आई कैन से कि एक ब्लू चिप तो ये निजाम बैंक है ही है। तो इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा ये कि आपका सरमाया ऑलमोस्ट सेफ है और आप इसमें डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 रुपीज अप एंड डाउन ये होते रहते हैं। तो जब 3 रुपीज नीचे जाए आप ले लें, दोबारा उसी को खरीद लें, तो आई थिंक। और जब आपको सरमाया निकालना है किसी वजह से तो आप फौरन निकाल भी सकते हैं। तो ये ब्लू चिप्स का एक जो फायदा है। और दूसरा मैंने ये पूछना है, जो स्टॉक आपने जैसे आज रिकमेंड किया है, अगर सुबह जो है वो बाइंग उसमें है तो उसको खरीदा जा सकता है? बस ये सवाल। हाँ जी। सर इस तरह है ना, बस वो आज शिकार आया सुबह, इंशाल्लाह पहले टाइम या उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होगी या स्टॉप लॉस उसका लगेगा। अगर सुबह सुबह उसी रेट पर आपको मिल जाता है तो आप उसको ले भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बस आज लिया हुआ है कल उसको ना लें, कल प्रॉफिट टेकिंग करें ये। ठीक है, तो ये बार बार चले। आपका शुक्रिया साथ, आपने वो समझा दिया। आप फंडामेंटली जो आपने लिस्ट भी देखी होगी, अच्छे अच्छे स्टॉक्स किसी ने शेयर भी किए थे, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। जी नईम अहमद सिद्दीकी साहब का हैंड रेज है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर मेरा सवाल रह गया था, मैंने ये पूछा था कि मैं रजिस्ट्रेशन फीस आपको भेज दूं तो जी आप जी मुझसे शेयर करेंगे जी लिस्ट? सर भेज दें, अभी भेजेंगे, अभी लिस्ट शेयर हो जाएगी, कोई मसला नहीं, नए ग्रुप में भी आप आ जाएंगे उसी टाइम। बस मैं यही पूछना था। थैंक यू, जी बहुत सर। शुक्रिया। जी जी मोहम्मद साहब है कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी मोहम्मद साहब कराची, मोहम्मद कराची लिखा हुआ है सर। हाँ चले, आई थिंक नहीं है। नुमान हफीज साहब हैं रावलपिंडी से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। सर आपकी और अजीज साहब की बातें सुनते रहते हैं और उस पर अमल भी करने की कोशिश करते रहते हैं पूरी पूरी। और बस पिछले दिनों में जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया था उसमें से लॉस करके 100% कैश अपना अवेलेबल कर लिया है, ताकि चलें जब आपकी नई लिस्ट के मुताबिक अगर काम करना हो तो एटलीस्ट 70 क्या 100% कैश होना चाहिए। दूसरा सर, मार्केट लर्निंग के बारे में देख रहे थे और सुन भी रहे थे कि इसमें आप जैसे बताते हैं कि जो मार्केट इंडिकेटर्स होते हैं वो 20 से 25 तक होते हैं। फिर इसी तरह डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो सिचुएशंस हैं वो 20-25% मैटर करती हैं। तो बाकी इस तरह 40 to 60% प्लेयर्स या इन्वेस्टर जो भी हैं उनका रोल होता है। इसी से आगे वो अदरीस साहब ने भी एक दफ़ा जैसे जिक्र किया था कि डॉक्यूमेंटेशन हो रही है मार्केट में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन लोगों को भी किसी तरीके मतलब कानून के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन पिछले हफ्ते ही फिर अदरीस साहब ने ऐसी बात की कि जस्ट ब्रोकर गया तो गया। तो ये बस दोनों चीज़ें देख के अगर आप बताएं कि क्या किया जा सकता है। जी ये इदरीस भाई आपको क्लियर करेंगे। होता यही है, पहले यही होता रहा, कई दफ़ा ब्रोकर भाग जाते थे और ये अक्सर ये होता था ये। लेकिन अब पिछले 5-6 सालों से, बल्कि 6-7 साल हो गए हैं, काफ़ी सख्ती भी है और काफ़ी चेक एंड बैलेंस भी है ये। जी आसिफ सुमरो साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम इदरीस भाई, काजी साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरे दो सवाल हैं सर। जी जी सर। एक तो सवाल सर ये मेरा है कि दीवान मोटर्स जो है अभी डिफॉल्ट में चला गया है, ये क्यों गया है और इसका क्या फ्यूचर है? और दूसरा सवाल सर ये है इदरीस साहब से कि सर जब कोई शेयर एक्स हो जाता है तो उसी दिन हम एक्स हो जाता है जैसे, तो हम उसी दिन शेयर लेके उसी दिन सेल कर दें तो क्या ड्यू हो जाता है हमारा डिविडेंड? यही सवाल है सर, दो सवाल है। चले जी आसिफ भाई, जो पहला सवाल आपने पूछा ना दीवान सिमर डिफॉल्ट हो गया, इसकी क्या वजह है सर? आप उस पर जाए, जो PSX की वेबसाइट में डिफॉल्ट लिस्ट में उस पर आप क्लिक करेंगे, दीवान इसकी डिटेल आ जाएगी और जो इस पर ऑब्जेक्शन लगा होगा वो भी उसकी डिटेल होगी। थोड़ा सा आप इसको सर्च करेंगे, 1-2 दफ़ा सर्च करेंगे तो आइंदा आपको खुद अंदाजा हो जाएगा क्योंकि कंपनी क्यों डिफॉल्ट होती है, तो आपकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो जब आपको वो रीज़न पता लग जाए, सुबह जब हमारा ग्रुप ओपन होगा उसमें भी आप लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, मैं भी लाजमी पढ़ूंगा उसको फिर।
जी खालिद शेख साहब है सियालकोट से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। यस कालिद साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि आपकी जैसे लिस्ट आई थी, ये ट्रेड के हवाले से मैं बात कर लूँ, 3-4 जो नाम थे, तो उसमें जो बाइंग जोन आपने बताया था 28 से 33, ठीक है, 28 से 32, उसके बाद ही साथ में आपका सुबह मैसेज आ जाता है कि अवॉइड बाइंग। तो क्या सर हम टोटल अवॉइड करें या फिर वो जो आपका बाइंग जोन में है जो भी शेयर उसको ले सकते हैं? ठीक है एक। और दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि मरी ब्यूरी के हवाले से कि उसका आगे से सीजन यानी कि गर्मियों में उसका मशरूबात का काम है, ड्रिंक्स वगैरह का, तो क्या वो ले लें या कोई है उसके चांसेस? थैंक यू हाँ सर। जी। हाँ जी खालिद शेख साहब, सर जो मेरी अभी लेटेस्ट लिस्ट आई है ना 27 फरवरी की लेटेस्ट अपडेट हुई है, उसमें इसको मैंने रिव्यू किया, यानी कुछ स्टॉक्स को, ट्रीट को भी रिव्यू किया गया। ट्रीट का जो रेट है वो 28 से 32 नहीं है बल्कि कुछ और है, तो उसमें अगर ट्रीट आ जाता है तो उसमें आप उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। और उसको पिक करने का तरीका वो वाला तरीका जो मैंने आपको यूट्यूब का एक लिंक शेयर किया गया है, कैसे 25% करके आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, उस तरह आपने फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ये। और वो अगर आपको लिस्ट नहीं मिली तो आप फिर वो मुझे मैसेज करें, अगर आप ग्रुप 3 में नहीं है, अगर आपकी मेरे पास जून तक मेंबरशिप है या जून से ज़्यादा की मेंबरशिप है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपके साथ वो लिस्ट या वो शेयर कर दूंगा और आपके नए ग्रुप में भी शामिल कर दूंगा। बाकी मरी ब्रीवरी का जो है हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, चाहे वो मशरूबात बनाते हैं लेकिन साथ वो शराबें भी बनाते हैं, तो हम ना ऐसी कंपनी लेते हैं ना रिकमेंड करते हैं, आपने लेनी है आपकी मर्जी। जी मोहम्मद साहब है कराची से, आपका हैंड रेस है, पहले आप म्यूट नहीं कर सके, दोबारा चांस दे रहा हूँ। जी मोहम्मद साहब कराची से अनम्यूट करें आप। चले आई थिंक नहीं है, अब हम इनका हैंड लोअर कर देते हैं। जी रेहान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि नबील व भाई बरकातहू। खैरियत से हैं आप? जी जी सर खैरियत ठीक ठाक। अच्छा नबील भाई, दो सवाल हैं। पहला सवाल ये था कि WTL के बारे में, कि ये इसके बारे में जो खबर आई थी कि 51% जो है ये ARY वाले ले रहे हैं, तो इसके शेयर्स में किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हुई ना इसकी प्राइस में, तो क्या ये फेक न्यूज़ है या क्या सही न्यूज़ है? दूसरी जी बात ये थी कि ETF मीज़ान का जो एक नया प्रोडक्ट आया है, इसके अंदर शरिया कंप्लायंस के तमाम स्टॉक्स के अंदर वो ट्रेडिंग करते हैं, ये मीज़ान वाले, ETF मीज़ान वाले। तो ये इसके अंदर एंट्री लेना कैसा है? 11 या 12 रुपए का इस वक्त रेट चल रहा है इसका। थैंक यू वेरी मच। जी जी जो पहले आपने WTL का पूछा वो बिल्कुल इसकी अथेंटिक खबर है, क्योंकि ये PSX की वेबसाइट पर भी ये खबर उन्होंने इसको ऑफिशियल जो है अनाउंस की थी, WTL वालों ने भी, साथ जो है वो ARY वालों का भी लेटर था, और जो SCCP की तरफ से इनको 5 मई तक इजाज़त मिली हुई है कि 5 मई तक उन्होंने टाइम लिया कि हम इसको 51% शेयर ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो इस खबर में कोई जो है वो झूठ नहीं है, बिल्कुल अथेंटिक खबर है ये। ETF का जो है मुझे इतना नॉलेज नहीं है, वो मेरा ख्याल है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, आप वो 11 रुपए की मेरा ख्याल है यूनिट रेट है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आहिस्ता सा जब मार्केट बेहतर होगी तो आहिस्ता सा चढ़ना शुरू हो जाएगा। यही होगा जैसे बाकी म्यूचुअल यूनिट्स के साथ होता है, तो इसका मुझे इतना कोई खास तजर्बा नहीं है, शायद इदरीस भाई को पता हो तो वो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें ETF को बाद में। जी राना हसीब साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरा इदरीस साहब से ये सवाल है कि मैं ना एच कार में और अमरीली स्टील में और सर्फ में ना बुरी तरह फंस चुका हूँ, क्योंकि मैंने ज्वाइन ना बाद में किया था, 27 को ज्वाइन किया था। ये मैंने उससे पहले ना शेयर ना खरीदे थे। अब मुझे ये इदरीस साहब से ये मशवरा दीजिएगा कि मैं अब इनसे कैसे निकलूं, या वेट करूं या रुके रहूं, क्या करूं? ठीक ठीक हो गया चले। जी इदरीस भाई आपके सवालों में माशाल्लाह इजाफा होता जा रहा है, आप नोट करते जाए। जी फराज बुखारी साहब हैं दुबई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, डॉल की मुझे जरा खुशखबरी मिल गई। वो एक भाई साहब ने आपसे सवाल किया था तो मैंने वो 29 पे लिया है, तो थोड़ी सी तसल्ली मुझे वैसी मिल चुकी है, तो वो खुशी हो रही है। बट एक जो गम अभी तक लगा हुआ है NML का, वो 120 पे, वो असल में वही गलती जो आप उनको बता रहे थे कि हाई पे ले लेते हैं आप लोग, वो मैंने वो हाई पे लिया और मैंने DG सीमेंट हाई पे लिया।
जो कि उनकी सपोर्ट वैल्यू से बहुत ही ऊपर है। तो वो जरा गलती हुई भी है, बट वो नीचे ही आ रहा है 120 से 108-7 तक आया हुआ है। बट आप ही ने कहा था कि ये ऊपर जाएगा, तो फिर रखा जाए, या ये नीचे जिस तरह 2-3 रुपए रोजाना जा रहा है, तो वो जरा देख के थोड़ा धचका तो लग ही रहा है। एक तो ये चीज थी। दूसरी, जो प्रीमियम अकाउंट की जरा मुझे डिटेल चाहिए आपसे, जरा वो मैसेज कीजिएगा। मैं वो आपको वैसे ही वो जून तक तो ज्वाइन करना ही चाह रहा था, बट अगर प्रीमियम कुछ ज्यादा लुक्रेटिव है तो फिर वो सोचा जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कितनी है, वो फिर आप जरा बताएंगे तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि जून वाले में जाएं या प्रीमियम में। तो बस यही सिर्फ बात थी जी। जी फराज भाई, जो NML DGKC फ्यूचर इनका बहुत अच्छा है। ये का टाइम लग जाएगा लेकिन आपको ये नुकसान नहीं देंगे ये, ठीक है। दोनों स्टॉक्स रखने वाले, सिर्फ ये आपने गलती किया, थोड़े हाई पे ले लिया और साथ आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने फौरन निकल जाना था। अब वो इसको नीचे लाकर नीचे से खरीदेंगे और फिर नीचे लाकर ऊपर भी इन्होंने लेके जाना है। उनका टाइम खराब नहीं होगा लेकिन आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तो आप थोड़ा टाइम, आप गलती की है तो थोड़ा आप इंतज़ार करें, अच्छे वक्त का इंतज़ार करें आप। तो बाकी आप मुझे मैसेज कीजिएगा प्रीमियम का, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जी मुदस्सर हुसैन साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर GGL के बारे में बता दें कि आज इसके शेयर लिए, तो इसमें कल कब कहाँ कब तक जो है प्रॉफिट टेकिंग कर लें? हाँ जी, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया आपने इसको? जी जी, 1-2 दिन के लिए जैसे अभी चल रहा है। हाँ, किस रेट पर लिया आपने? सर ये मैंने लिया है आज, एक मिनट, ये तकरीबन मुझे पड़ गया 16-20 पे। हाँ जी, अभी 16 रुपये 12 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है ना, तो या तो आप ये जब कल 17 रुपये के करीब करीब जाए आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब ये 16.50 से ऊपर जाए तो जिस रेट पर आपने खरीदा हुआ है वहां पर आप स्टॉप लॉस रख दें। हो सकता है कल इसको, अगर मार्केट अच्छी हो सकता है इसको लॉक लग जाए, तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये 2 तरीके हैं इसको बेचने के। ठीक है सर? ठीक है सर। हाँ जी, जिशान भाई यहाँ कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, जिशान भाई कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो है ब्रोकर का था, इसकी मुझे नॉलेज है थोड़ी सी, क्योंकि मेरे साथ एक हुआ था। मेरा ब्रोकर जो है, मेरा एक अकाउंट था 2012 मेरे ख्याल से 10 में, तो मेरा ब्रोकर जो था वो हो गया था डिफॉल्टर, तो उसको बंद कर दिया गया था। 2016 में उसको जो बंद कर दिया गया था, लेकिन मेरे कुछ शेयर्स वहां पड़े हुए थे। तो अब मैंने जब दोबारा 2020 में, सॉरी 21 के जनवरी में जब अपना अकाउंट खोला है, तो मैं गया CDC अकाउंट में, तो वो मेरा सब अकाउंट में थे। मतलब मैंने सब नहीं करवाए थे, लेकिन वो सब अकाउंट में ऑटोमेटिकली ब्रोकर के उससे होते हैं। इसी तरह अभी मैंने आरिफ हबीब में खुलवाया, तो उसमें भी उन्होंने सब अकाउंट खुला है, मैंने नहीं खुलवाया था। तो मैं गया, एक फॉर्म होता है मेरे पास, अभी भी फॉर्म है, बोलेंगे तो मैं उसकी तस्वीर शेयर कर दूंगा, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग शेयर। तो वो ये कहते हैं CDC वाले, वो फॉर्म वहां से मिल जाता है CDC का ऑफिस से। वो फॉर्म लेके आप अपने जो ब्रोकर है उसके पास जाएं, जो मतलब डिफॉल्टर है, क्योंकि कहने लगे जितने भी डिफॉल्टर हैं उनका एक मेंबर जरूर बैठा हुआ है। तो मैं गया साइमा ट्रेड सेंटर, वहां से उनसे साइन करवाए। पहले मैं सॉरी वो मिले नहीं थे, मैंने आगे CDC में बताया, तो उन्होंने कहा आप एक एप्लीकेशन दे दें, हम आपका केस प्रोसेस कर देंगे खुद। अगर वो नहीं मिले ब्रोकर तो हमें एप्लीकेशन दे दिएगा, ये फॉर्म फिल करके दे दें, हम खुद साइन करवा लेंगे। 1 हफ्ते तक 10 दिन का टाइम दिया। जब वो नहीं हुआ तो CDC ने मेरे घर पे लेटर भेजा कि जी वो आपका ब्रोकर ने कहा है कि आपके ऊपर कुछ चार्जेस हैं, फीस है, वो जाके आप क्लियर कर दें और ब्रोकर आपका बैठा हुआ है। मैं गया, उनके 100 रुपए कुछ चार्जेस थे, वो पेमेंट की, उन्होंने स्टैंप लगाया, लाके मैंने CDC में वो फॉर्म दे दिया। तो वो मेरे 10 से 15 दिन में उससे मेरे नए अकाउंट में आरिफ हबीब में शेयर्स ट्रांसफर हुआ। तो ये मतलब पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी रिसेंटली का 1-1.5 महीने पहले का, और 2016 में मेरा डिफॉल्टर हुआ था वो ब्रोकर, उसके बाद मैं बिल्कुल भूल गया, कुछ नहीं। अब मैंने नया अकाउंट खोला तो मुझे याद आया शायद वो हैं। CDC से कंफर्म किया, उन्होंने कहा आपके नाम पे हैं शेयर्स, आप ब्रोकर से ये रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, ये उनकी वेबसाइट पे भी है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग शेयर। तो ये फॉर्म डाउनलोड कर लें, CDC से जाके ले लें, या तो फिर अपने ब्रोकर से साइन करवा लें। अगर ब्रोकर नहीं है तो CDC में एप्लीकेशन दे दें कि जी मेरा ब्रोकर नहीं मिल रहा। CDC फिर ब्रोकर से खुद कांटेक्ट करता है, ठीक है, और आपको रिप्लाई करता है। जैसे मैंने कांटेक्ट किया और मुझे रिप्लाई किया कि आपका ब्रोकर ने कहा है कि जी उनके कुछ बैलेंस है। मैं गया तो 100 रुपए बैलेंस था, मैंने पेमेंट की, फिर उन्होंने साइन कर दिया और मेरे वो 10 दिन में ट्रांसफर हो गया। तो ये है, अगर कोई साहब इस तरह का मसला है तो CDC से कंफर्म कर लें, ब्रोकर फॉर्म से वो करवा लें, तो उनके शायद ट्रांसफर हो जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। ठीक
ठीक हो गया, ठीक है, सही। तो धन्यवाद। कौन सा शेयर था 2016 वाला, कोई 5 साल में चढ़ा भी या नहीं? जी वो TRG था। चले फिर तो मुबारक हो, नहीं छोटे रेट पर होगा तो आप काफी फायदा हुआ होगा जी TRG जी में। चले मुबारक हो फिर तो। जी तारिक भाई यहाँ रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे पूछना, तो आपका नया अकाउंट खुला है प्रीमियम सर, इसका मुझे अपना व्हाट्सएप में मुझे कर देना ना, अच्छा, मैसेज कर देना मुझे। कोई रखे हुए पैसे यहाँ से ठीक ठाक आपने? नहीं सर, इतने तो नहीं है, देखूंगा जरा, उसमें ज्यादा पैसों के लिए कितने तक है सर? वो जो है ना थोड़े बड़े पैसों के लिए है ना। चले आप मुझे मैसेज कीजिएगा, यहाँ पर पैसे ऐसे कि ना बताएं किसी को, फिर जरा सिक्रेसी होती है। चले ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगा। जी आमिर साहब है कोयटा, कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन डेली जो डे ट्रेडिंग है उसके हवाले से है। जी सर सर। अक्सर जो है ना, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड कर रही होती है, आप हमें एडवाइस करते हैं कि आप फलाने शेयर ले लें, इस रेट पे ले लें। अगर सर इन द अदर केस, जिस तरह आज मार्केट सर बेरिश ट्रेंड में रही, तो सर ये बेहतर नहीं होता कि बहुत डिप में जाके, जहां से मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करती ऊपर की तरफ जा रही हो, वहां पे भी आप हमें एडवाइस कर दिया करें कि यहाँ से आप, चूंकि वो शेयर लोअर रेट पे आ चुका होता है ना, तो वहां पे सर आपकी एडवाइस हमें चाहिए होती है कि थोड़ा सा आप मतलब लेके इसको बेच के डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सर ये पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा सर, ये आपकी एडवाइस जब हमें मिलती है, ऑलरेडी शेयर जो है वो ऊपर जा चुका होता है, तो क्या उसका थोड़ा वेट किया जाए कि वो अपने उस लेवल पे आ जाए तो उसको बाय किया जाए? मतलब जी जी ये दो क्वेश्चन है मेरे से। जी आमिर भाई, जो पहला है ना, जो डे ट्रेडिंग आपने कहा कि डिप ले रही है, तो जब डिप ले रही है तो जब तक मार्केट हमें नजर नहीं आएगी कि वापस उसने रिवर्स करना भी है या नहीं करना, उससे पहले पहले तो हम किसी सूरत भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर सकते। आज हमने देखा मार्केट ने रिवर्स किया, और जो इसका स्टॉप लॉस लेवल था 45,500 को इसने क्रॉस किया रिवर्स, फिर हमें स्टॉक्स के अंदर बाइंग जो है वो हमने रिकमेंड की, कि हमें टेक्निकली नजर आ गया कि यहाँ पर बाइंग बनती है ये। अगर वो रिवर्स ना करती मार्केट, डिप ही डिप होता, तो फिर तो किसी सूरत भी हम आपको, पहले हमारा टाइम यही काम होता है कि पहले रिस्क मैनेज करना, फिर दूसरे नंबर पर होता है टाइम मैनेज करना ये। और दूसरी जो बात है, आज मैंने आपको यूनिटी जो जिस रेट पर मैंने बताया वो उसी बाइंग जोन में घूम रहा था। एक आध दफा कोई हो सकता है कि ऊपर निकल गया हो, लेकिन कोशिश करें जब वो अपने बाइंग जोन में है फिर आप इसको बाय करें, अदरवाइज ना बाय करें ये। जी नदीम साहब हैं, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। नसीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम आज मेरा सलाम। फर्स्ट डे आपके साथ, जी जी वेलकम तो सर। काफी अच्छा लगा आपको ज्वाइन करके। मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, जी और काफी टेंस सिचुएशन में आपने बड़ा लाइट सा मैसेज भेजा, बड़ा उसको अच्छा लगा सुन के। मैं तो बड़ा उसको एंजॉय भी करता रहता हूँ आपकी बातों को। आपकी बातों में थोड़ा मिजाज भी होता है, संजीदा भी, और काफी अच्छी मालूमात आप देते हैं। तो सर बस मैंने ये पूछना था कि मैं अभी मसलन इसमें न्यू हूँ, और शेयर्स वगैरह का अभी मैंने ये शुरू किया है। तो पहले तो मुझे यही डाउट होता था, मैं बड़ा मतलब मेरी ये सोच होती है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है या ये किस तरह है ना। तो अभी तक वो जिस तरह आप कहते हैं कि डे ट्रेडिंग आप रिकमेंड नहीं करते, और डे ट्रेडिंग ठीक नहीं होती, तो आप अगर जिस तरह हम अगर नॉर्मल बिजनेस की बात करें, कोई जिस तरह एक अगर शॉप है, कोई भी चीज़ है, आप कोई चीज़ एक दिन में लेते हैं, उसी दिन अगर आप उसको सेल कर देते हैं, तो उस केस में तो ये जायज़ होता है। तो इस केस में ये क्यों हम कहते हैं कि जी ये शरई लिहाज से ठीक नहीं है? और दूसरा ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक शेयर आज दिया, ठीक है, मैंने इवनिंग में लिया, और कल सुबह मैंने उसे सेल कर रहा हूँ, तो वो डे ट्रेडिंग में नहीं आता उसमें। मतलब अगर आप देखें 24 आवर्स नहीं गुजरे, वो डे ट्रेडिंग में नहीं आता, वो नेक्स्ट डे शुरू हो गया। और इसी की कंटिन्यूशन में मैं अगर एक और क्वेश्चन करूं कि एक जो हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, मतलब एक स्टॉक हमने पहले का लिया हुआ है, उसमें आज ही हमने बाय किया, ठीक है, तो उसमें वो शेयर्स टोटल हो जाते हैं, तो आज ही मैं उसे सेल करूंगा, वो डे ट्रेडिंग में आएगा, या वो उसमें पिछले वाले भी शामिल होकर टोटल प्लस हो गए, उसमें हमें नहीं पता चलता हमने कौन से शेयर सेल किए हैं? तो बस जी जी मेरे यही जी नदीम भाई, ये थोड़ा सा जो है ज़रा जो है ना टेक्निकल सा जो है, और ये खास तौर पर जो हमारे मुफ्तियान कराम है उनके यानी कि फतवे इस पर यूट्यूब पर भी मौजूद है। तो बेहतर जो है वो एहतियात जो है, हम बार बार कहते हैं एहतियात थोड़ी ज़रूरी है। इसमें हम फिर इसलिए कहते हैं कि आज स्टॉक्स लें कल आप बेचें, उसमें ये होता है कि शाम को
आपको नेशनल क्लियरेंस की तरफ से जो है वो एक ईमेल भी आ जाती है, मैसेज भी आ जाता है कि वो स्टॉक जो है वो आपके अकाउंट में सेटल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि शाम तक अकाउंट में आपके स्टॉक जो है वो सेटल हो गए हैं। कल आप आराम से जो है उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। और ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप प्रॉपर कमाना चाहते हैं तो उसका उसूल ही यही है कि आज लें और कल बेचें, और इस तरह आप करेंगे तो कभी भी मार नहीं खाएंगे। वरना ये जो इंट्राडे है, अभी लिया अभी बेचा, अभी लिया अभी बेचा, ये वैसे भी 2-4 दफ़ा आपको फायदा होगा, लेकिन 5वीं दफ़ा ऐसा आपको नुकसान होगा कि आप बिल्कुल जो प्रॉफिट कमाया होगा वो सारा डाउन हो जाएगा। और जो आपकी सेहत खराब होगी, ऐसे बार बार मार्केट देखकर कभी शेयर ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है आपका, और आपका दिल भी ऊपर नीचे होगा, तो कुछ टाइम तो तब ठीक रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है आप इसको यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं उन्होंने फतवे दिए हुए हैं, तो इसको ज़रा खुद ही स्टडी करें। मैं नाक़िस सा बंदा हूँ ना, मैं कोई आलिम दीन हूँ, तो बहरहाल मेरी कोशिश यही होती है कि आज लो और कल बेचो, जिसकी वजह से यानी मैं इस चीज़ को बेहतर समझता हूँ। ये भी पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन ज़मीर जो एक चीज़ होती है वो कम से कम मुतमईन होता है कि ठीक है ये। जी मुफद्दल साहब, मैं कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, खैरियत। काजी साहब, मेरा सवाल ये था कि आज किसी ने ग्रुप में टीआरजी का रिजल्ट शेयर किया था, तो उसमें अच्छी खासी अर्निंग्स आ रही थी। ईपीएस जो आ रहा था वो 8 रुपये आ रहा था, लेकिन वो जैसे शेयर आज की जैसे शायद मार्केट की वजह से वो नीचे रहा, तो ये क्या और बढ़ने के चांस है? क्योंकि 8 रुपये ईपीएस अच्छी होती है। बस ये सवाल था मेरा। जी मुफद्दल भाई, ईपीएस 8 रुपये बहुत अच्छी होती है। अगर आप एंग्रो की ईपीएस देखें, उसकी जो कितनी आई 24-25 उसकी अर्निंग, नेशनल बैंक की अर्निंग देखें ठीक ठाक अर्निंग उसकी आई, आप पीपीएल ओजीडीसी की अर्निंग देखें ठीक ठाक अर्निंग है। आप मुझे ये बताएं उनकी अर्निंग इतनी अच्छी है तो वो स्टॉक क्यों नहीं चल रहे, वो क्यों रुके हुए, जबकि फंडामेंटली वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनमें जो है ना टीआरजी जैसी हज़ार कंपनियां पीपीएल में जो है वो शामिल हो सकती हैं, फिर भी पीपीएल के एसेट्स का मुकाबला टीआरजी फिर भी नहीं कर सकती ये। ठीक है, तो सिर्फ ईपीएस को देखकर खुश ना हो, बाकी एसेट्स को भी देखें कि उसके एसेट्स कितने हैं, आगे उसकी जो है ना कंपनी के आगे प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं, उनकी अर्निंग क्या है। तो इसको एक चीज़ ना देखा करें, मेरी वीडियोस ठीक ठाक बनी हुई है इस पर। तो ईपीएस किसी और तरीके से भी जो है इधर उधर करके अर्निंग शो की जा सकती है, कंपनियां कर भी सकती है, लेकिन उसके क्या तरीके होते हैं अगर आप मेरी वीडियो ज़रा डिटेल से देखें ईपीएस वाली, तो जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें मैंने बताए हुए हैं कि कंपनी बाज़ औक़ात लोन लेकर भी कुछ इस तरह अपना जो है ना कैपिटल शो करके भी ईपीएस बढ़ा देती है, और बड़े बड़े तरीके होते हैं ईपीएस दिखाने के। तो सिर्फ इसको देखकर अपनी आंखों पर पर्दे ना डालें, जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी ज़रा गौर से देखा करें ये। जी मुमताज़ अली साहब हैं सादकाबाद से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? वालेकुम सर जी, सलाम। पाकिस्तान री इंश्योरेंस के बारे में मुझे बताएं, इसका क्या के नजर आ रहा है? या आज भी प्लस ही रहा है तकरीबन, और एएनएल असगर 9 जी वो भी तकरीबन पर लाख के करीब था, और अच्छी खासी उसमें वॉल्यूम भी अच्छा था। जी जी मुमताज़ अली साहब, सर इस तरह है ना कि जो एसगार्ड 9 है वो बहुत अच्छी कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर की है, टेक्सटाइल सेक्टर ने आगे चलना है, तो एसगार्ड 9 भी आगे चलेगा, ये भी आगे ठीक ठाक हो जाएगा। पाक री इंश्योरेंस, ना मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, ना मैं इंश्योरेंस के स्टॉक्स लेता हूँ, ना मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, तो आप उसका कुछ और खुद ही फैसला करें। हाँ जी मैडम है, मैडम नाजरी सुल्ताना, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर आप लिस्ट तो शेयर कर दें, पेमेंट आपकी पहुंच जाएगी। अच्छा, आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर दी तो मैं शेयर आपके साथ लिस्ट शेयर कर देता। आप ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर रही हैं कि मैं शायद पेमेंट की वजह से ब्लैकमेलिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं सर, वो लिस्ट इसलिए पिछली दफा ऐसा हुआ था कि जब मुझे लिस्ट मिली थी तो मैंने लेट लिया था क्या, तो शेयर्स तो बहुत आगे निकल गए थे और मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो सका था ज्यादा। अच्छा चले, मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं। और थैंक यू सर। जी जी बस, थैंक यू सो मच। चले वेलकम। जी टाइम जरा हमारे पास शॉर्ट है। वजी बुखारी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब भाइयों को सलाम और मैडम को भी सलाम। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, ये आपने अभी मुफ्ती साहबान के बारे में बात की, मैं किसी मुफ्ती के खिलाफ बात नहीं कर रहा, इससे पहले कि मैं मेरी गर्दन टंगी भी हो,
तो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरा मुल्क ही कर्जे पे चल रहा है और सूद अदा कर रहा है, तो उस बारे में मुफ्ती साहबान क्या कहेंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है मेरी कि मैंने एक मुस्तनद बैंक में, मैं नाम ही उस बैंक का लूंगा, उसमें उनके एक इस्लामिक इन्वेस्टमेंट में मैंने फंड में डाला और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि भाई आप सोच समझ के ये जो है ना इस्लामिक और फलाना और ये और वो इनमें इन्वेस्ट कीजिएगा। अल्लाह का वास्ता, ये आपके पल्ले इस्लामिक का नाम लेंगे और आपको मैक्सिमम नुकसान पहुंचा देंगे। प्लीज इस बारे में अदरीस साहब से भी और काजी नबील साहब से भी ले लीजिएगा। मैं बड़ा दिल जला बैठा हूं, इसलिए मैंने आज बात की। नॉर्मली मैं बात नहीं करता। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जी सर। चले इदरीस भाई से भी इसे कमेंट ले लें कि मैं तो छोटा सा बंदा हूँ, मुझे इतना इसका जो है ना वो तजर्बा भी नहीं है, और या आपके तजर्बे से ही हम फ़ायदे उठा रहे हैं। जी सवाल तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है और टाइम हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट सा ही है ये। तो अगर आप लोगों से मैं माजरत चाहूँ और इदरीस भाई की तरफ हूँ, कल इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के सवाल लूँगा, क्योंकि टाइम तकरीबन 9 बज गए हैं, फिर इस वीडियो को भी अपलोड करना है। तो इंशाल्लाह कल आपके जो बाकी सवाल रह गए वो आपके सवाल लिए जाएंगे। अब मैं आ रहा हूँ इदरीस भाई की तरफ। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो अलीजा साहब ने सवाल किया टीआरजी के बारे में। टीआरजी की मेरे भाई अर्निंग कौन सी ज्यादा आ गई यार, 6 रुपए तो अर्निंग है, कोई ज्यादा अर्निंग नहीं है। दूसरी बात ये कॉल सेंटर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ऐसे थिंग के कुछ नहीं है। बहरहाल अगर ये करना चाहते हैं तो उसमें काम जरूर करें, हम कौन होते हैं उन्हें करने वाले। जया भाई ने लाहौर से सवाल किया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि कंपनी जो होती है ना उनके शेयर फ्यूचर में भी दिख रहे होते हैं और रेडी मार्केट में भी होते हैं। जब फ्यूचर और रेडी मार्केट में हो जाता है ना तो फिर इसके अंदर दोनों में ट्रेड होता है, 1-2 रुपए का फर्क होता है, और जिसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होते हैं वही मार्केट में जाते हैं। और फ्यूचर में तो होता ही है कि हर महीने जब फ्यूचर चेंज होता है तो उसमें से जिनमें वॉल्यूम कम हो रहा होता है उनको निकाल दिया जाता है, जिनके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है उनको डाल दिया जाता है। ये चेंज होते रहते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अपने ब्रोकर से अगर इजाज़त लेंगे तो फिर ये क्या होता है कि आप रेडी के अंदर जो आपका माल पड़ा है वो आप फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी वहाँ पे आपने क्लियर करनी होती है, वो आपके पास है। इसी तरह निज़ामुद्दीन साहब ने डॉल के बारे में पूछा, तो डॉल जो है इनको बता दो कि ये डेस्कॉन जो है ये हमारे रज़ाक दाऊद साहब जो बैठे हुए ना वज़ीर तिजारत, ये उनका है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मलिक साहब जो असद साहब ने मुल्तान से जो पूछा है सीडीसी अकाउंट, तो मेरे भाई ये अभी एक साथ में और बात कर दी, ये 2016 के बाद जो है सब अकाउंट खुल के सीडीसी और एनसीपीएल का सिलसिला चला है, तो ये बचत हो जाती है। इससे पहले जो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं उनके यहाँ कोई ऐसा सहूलत नहीं हुआ करती। अच्छा, दूसरी बात ये सीडीसी अकाउंट की बात कर रहे हैं, देखें एक है सीडीसी अकाउंट और एक है सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। सीडीसी अकाउंट जो होता है ये सब अकाउंट होता है ब्रोकर का, और सीडीसी इन्वेस्टर जो होता है वो आपके शेयर के अंदर पड़े हुए होते हैं, वहाँ पे सेल परचेज नहीं कर सकते आप उसकी। आप उसको जब भी सेल करने के लिए जाएंगे तो जैसे कैश बुक होती है ना, ये आपका चेक बुक होती है, इस तरह की एक चेक बुक होती है। जो भी आइटम आपका वहाँ पड़ा हुआ है वो आप भरेंगे, फिल करेंगे, उसको फिल करके ब्रोकर के पास लेकर जाएंगे और उसको दे देंगे, वो बेचेगा, अपना कमीशन काट लेगा और आपको चेक दे देगा। वो आप किसी भी ब्रोकर को दे सकते हैं, लेकिन उस तरह फ्री फ्रॉड उस तरह नहीं बेच सकते। जैसे मैं सुबह बेच रहा हूँ दूसरा खरीद रहा हूँ, तो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट एक अलग चीज़ है और सीडीसी अकाउंट अलग है। अगर इस तरह ब्रोकर के पास सीडीसी अकाउंट था और एनसीपीएल पे उसका रिकॉर्ड है तो फिर तो इनके शेयर होंगे वहाँ पर, लेकिन 2016 से पहले का रिकॉर्ड नहीं था, तो भाग जाया करते थे, आपको भी पता है। अब हामिद साहब ने भी पूछा है, कराची से हैं ये भी, तो सीडीसी अकाउंट और सब अकाउंट का फर्क सिर्फ इतना है, इन्वेस्टर अकाउंट है। अच्छा, फिर उन्होंने मीज़ान के बारे में ईटीएफ वगैरह के पूछा, ये बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसे होते हैं जैसे एनआईटी इवेंट्स वगैरह हुआ करते थे ना, तो इसी तरह इन्होंने बैंकों ने भी इशू किए हुए हैं। वो जैसे जैसे इनके अकाउंट्स में जो है ना डिपॉजिट बढ़ते चले जाते हैं तो इसका रेट थोड़ा बढ़ता चला जाता है। इस तरह से ये सेफ होता है, बाकी इसके अंदर कोई खास ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट होती नहीं है। फिर आपने जो कहा कि इदरीस भाई बता देंगे, तो मेरी गर्दन भी इतनी मोटी नहीं है कि मैं उलमा के मामले में दखल अंदाजी करूँ। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि अब ये यहाँ पर बैठ के ना अच्छा नहीं लगता, सारे आलिम अच्छे नहीं हैं, सारे आलिम बुरे नहीं हैं, लिहाजा इसके अंदर जो है ना हमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो एक नमाज़ 5 टाइम पढ़नी होती है, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं करते होते, तो लिहाजा उनके पीछे
खड़े होकर नमाज भी पढ़े, उनकी बुराइयां भी ढूंढते रहे। अभी जाए इसके आप किसी की बुराई ढूंढे, हम अपनी ढूंढे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हमें इन मामलात में उलझना नहीं चाहिए। बाकी जो है मेरा ख्याल कुछ खास ऐसे सवाल थे नहीं। अच्छा, आज जो है सारा दिन हमारे ऑफिस में एक साहब आए भी थे मेरे पास, नाम नहीं दूंगा उनका। उन्होंने भी देखा कि ऑफिस में लाइट नहीं थी, अपने घर आया तो घर पे लाइट नहीं। तो ये यूपीएस के ऊपर चल रही है गाड़ी, से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो मुझे तो मार्केट के बारे में कोई मालूमात नहीं आज, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर बिजी नहीं रहा, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से अपने ऑफिस के काम में बिजी रहा। दीवान सिमेंट की आपने उनकी वजाहत तो कर दिया, आसिफ साहब के डिपार्टमेंट में क्यों गया है। डिपार्टमेंट जाने की कई वजूहत हो सकती है, कहीं फीस जमा नहीं कराई होती, या कहीं बहुत बड़ा अगर उन्होंने कोई गेम किया हुआ होता तो फिर तो वो डिपार्ट से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि ये इसको पढ़ लें। अच्छा, एक भाई ने और एच कार और AFCL और एक और शेयर निकल गया, उसके बारे में पूछा तो ये है इसके अंदर घबराए नहीं, ये एच कार वगैरह शेयर अच्छे हैं, लेकिन अभी जो जाहिर है इस वक्त हालात थोड़े से चेंज हो रहे हैं। अच्छा, आज अक्सर सवाल मेरे पास लोगों के फ़ोन आते रहे, तो यही कह रहे थे कि अभी मार्केट क्यों गिर रही है। तो मैंने कहा यार तुम ये बताओ, उठने की वजह बता दो, क्या इसे उठना चाहिए तो क्यों उठना चाहिए। आप अगर उसे गिरने के खिलाफ है तो उठने की रीज़न भी तो देना। तो मैंने उनसे यही कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, अच्छा डिसीजन आया है, लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं। मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई थी ना, 777 पॉइंट के आसपास गिर गई थी और उसके बाद रिवर्स हो गई है। तो मार्केट अगर आप देख रहे हैं कि ऐसे कि 3-4 हज़ार लैंड स्लाइडिंग गिरती चली जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये इसी तरह गिरती रहेगी और इसी तरह उठती रहेगी। तो इसमें जो है ना शेयर को नीचे गिरा देंगे, फिर उनको ऊपर उठा लेंगे। आज अगर फैसिलिटी का डेटा देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी बाइंग की है, खासतौर पर उन्होंने जो बाइंग की है सीमेंट सेक्टर में ज़्यादा की है, ब्रोकर ने बाइंग की है, इंडिविजुअल लोगों ने बाइंग की है, फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह ने आज बाइंग वगैरह नहीं की है। आज आपके पास तो अगर आपके पास वो डेटा होता ही आप देख ही लेते हैं। तो थोड़ा सा आप हमारे सीमेंट सेक्टर की देखें, अब गर्मी आ गई है, मार्च शुरू हो गया, इसके बाद से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ये देखते रह जाएगी सीमेंट सेक्टर खासतौर पर हमारा। बाकी जो है रिजल्ट सीजन ऑफ हो चुका, लिहाजा अभी 10:30 जो है ना ये थोड़े से दिन रुकेगी और उसके बाद इसी के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि जैसे जंग जो है ना हथियार से नहीं लड़ी जाती, हौसले से लड़ी जाती है। हथियार तो रखे रह जाते हैं, अभिनंदन भी आए थे हथियार ही लेकर आए थे, फिर क्या हुआ। तो इसलिए जो है ना जंग के लिए हौसला चाहिए होता है। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए हौसला ही है। आपको अगर कहीं स्टक हो गए या थोड़े से नीचे आ गए, जैसा एक भाई साहब ने कहा था कि 120 रुपये में NML खरीद लिया, जाहिर है आपने बहुत महंगा खरीदा हुआ है। कोई बात नहीं, आपको नीचे मौका भी मिलेगा, कहीं 90 पे आ जाए तो आप ले लीजिएगा। जैसा कि आजकल बर्जर के अंदर बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और बर्जर आगे जाके बेहतर हो जाएगा, क्योंकि गर्मी आ रही है, ईद आ रही है, ईद पे वाइट वॉश वगैरह के लिए लोग पेंट्स वगैरह की मांग बढ़ जाती है। तो आप ये 90 पे आया हुआ, तो इससे बेहतर इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि आप 90 पे लें और 116-17 पे तो ये इजीली चला जाता है। आप 90 पे लें और अपना जहन बना लें 105 का, चलो जी ठीक है, मुझे थोड़ा प्रॉफिट लेना है। तो ये इसी तरह की बाइंग होती है। आप एक साहब और अभी आपसे पूछ रहे थे कि इस जगह पे आके हमें बता दिया करें कि ये रिवर्स हो रहा है, तो मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं है एक एक आपको बताना। अब आप देख रहे हैं किसी एक शेयर को अगर देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट सपोज करें कि ISL ही है, अगर वो आकर वहाँ से वापस रिटर्न ले रहा है 87 से जा रहा है, तो आपने उसको खुद देखा है कि अभी 104-105 तक था, अगर वो 87 में मिल रहा है तो क्या बुरा है यार। अब आप ऐसा करें तो 87 में लेना चाहते हैं तो थोड़े से 500 ले लें, ये हो सकता है कि आपको 85 में मिल जाए तो 500 वाले लीजिएगा। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी होती है, बाकी कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अब तो लैंडस्लाइड होती नहीं है, पहले तो ये होता है। अब ये देखें ना, नीचे के लॉक नहीं लगे आज, लेकिन लैंड स्लाइडिंग वो होती है जब नीचे के लॉक लगने शुरू हो जाए तो आप बेच ही नहीं सकते। यहाँ तो आपको बेचने का मौका भी मिल रहा है, खरीदने का मौका भी मिल रहा है, लिहाजा बिल्कुल ना घबराएं। मेरा ख्याल काफी मेरा टाइम ले लिया। हाँ जी, लास्ट हमारे मुजम्मिल भैया आए, इनका हैंड आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मुजम्मिल भाई, आपसे सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नबील भाई, ठीक हैं आप? मेरा पहला ये सवाल कर रहा हूँ, वैसे देखते रहता हूँ आपको, लेकिन ये जो आपसे सिर्फ पर्सनल सवाल है कि जो आप ग्रुप के बारे में कह रहे हैं प्रीमियर, और दूसरा जिसने पहले आपको वो दिए हुए हैं फीस जो भी आपकी है, वो मार्च में क्या करें? जैसे आप अभी अपडेट कैसे देंगे, उनकी कोई लिस्ट नहीं है। और ये भी बता दूं कि मैंने आपको पेमेंट ट्रांसफर भी कर दी है,
आपके ग्रुप पे, आप चेक भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं वैसे मेरे ज़हन में सवाल है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि जो वो है उनको लिस्ट मैंने भेज दी है, जो मार्च तक हैं वो बस ऐसे ही आपसे डेली बेसिस पे गपशप लगाएं या आपका मैसेज आए और वो सुन लें। तो ये इसमें मुझे इस सवाल में ना थोड़ा सा, हाँ तो मैंने पूछ लिया आपसे। जी 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 सर, इस तरह ना जो शुरू में जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, कुछ ने तो सिर्फ इसीलिए मुझे ज्वाइन किया चेक करने के लिए, जी चले देखते हैं ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है। और ऐसे भी हैं जो ग्रुप की बातें दूसरे ग्रुपों में भी शेयर करते हैं, ऐसे भी हमारे ग्रुप के अंदर लोग जो है वो मौजूद है। तो चले, हमारी मजबूरी थी, मार्च तक हमने उनको साथ चलाना था, लेकिन आगे जो कंटिन्यू का मसला है कि आगे हमने लेकर चलना है अपने मेंबर्स को, जो मेरे ज़रा पक्के पक्के मेंबर्स हैं ये। ठीक है, अब इसमें वही बात होती है ना, जैसे हम कहते हैं ना कोई भी स्टॉक है, जब सारे ही उस स्टॉक के पीछे पड़ना शुरू हो जाए ना तो वो स्टॉक फिर चलता कोई नहीं है, ये वो फिर उधर ही रहता है। जैसे मैपल लीफ रुका हुआ है, अमरेली रुका हुआ है, ये अभी वो पहला जो क्वेश्चन था हमारा। तो हम इंशाल्लाह वो स्टॉक्स आपको रिकमेंड करेंगे जहां पर सारे नहीं उसके पीछे पड़ेंगे। हम ऐसे लूज से स्टॉक्स आपको बताएंगे जिसमें आप बस डालेंगे और आपको फायदा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वो मेंबर्स जो आगे कंटिन्यू करेंगे उन्हीं को मैं आगे लेके चलूँ, ना कि जो मार्च में हमें छोड़कर जाएंगे वो यही मेरी पोस्टें। बाकी 2500 ग्रुप बने हुए व्हाट्सएप के, ऐसा भी ग्रुप है टेलीग्राम पर जिसमें मैंने देखे 10,000 मेंबर थे। उन्होंने, अल्लाह के बंदों ने, मुझे भी किसी ने बीच में ऐड कर दिया तो मैंने तो फौरन ग्रुप लीव किया। लेकिन बड़े बड़े ग्रुप मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के, जो है ना जो ऐसे ही चल रहे बस। और ये सारे एक खबर जब इधर शेयर की जाती है, वो उस ग्रुप में जब आ जाती है तो सारे उसके पीछे बढ़ जाते हैं। तो फिर आप बताएं कि उस स्टॉक का क्या बनेगा ये वाला। ठीक है, तो इसलिए यानी कि वो थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया है कि यानी कि मुझे ये क्लियर पता लग जाए कि आगे यानी कि कम से कम जून तक 4 महीने मजीद कौन हमारे साथ कंटिन्यू करेगा, ताकि उन्हीं को फिर मैं आगे प्रॉपर, यानी ये तो नहीं होता कि मैं आपको स्टॉक की लिस्ट दे दूंगा, आप उसके अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारी बात है, उसको भी मैं प्रॉपर तरीके से आपको मैनेज करवाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक आपने किस किस तरह पिक करने। और आगे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो उसके कम से कम शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो आप लाजमी उसको अचीव करेंगे। अगर वो नहीं भी होते तो उससे पहले आपकी प्रॉफिट टेकिंग में करवाऊंगा, फिर उसी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। तो साथ लेके चलना है। तो मुझे पक्का यानी कि यकीन है कि 90% बंदे मेरे साथ हैं, लेकिन आपको पता है 10% बंदे जो है वो होते हैं इधर उधर वाले, जो सिर्फ तमाशा देखने के लिए ही होते हैं कि आप कोई वीक पॉइंट मिले, इनकी कमजोरियां मिले, हम आगे चलाएं। और ये तो साथ लगाया ये। ठीक है, तो बाकी आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, आप मेरे पक्के बंदे हैं, मुझे आप पर पूरा यकीन है। और कम से कम जो हमारे जूम वाले हैं वो तो वैसे भी पक्के हैं, और जो हमारी ये जूम सेशन को रोज देखते हैं हमारे मेंबर्स वो भी पक्के हैं इंशाल्लाह, पक्का मुझे यकीन है। और इंशाल्लाह मेरा जो काम है वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि बंदे मेरे छोड़ने वाले नहीं है, पक्के बंदे हैं। और हम भी पक्के बंदे, हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं, आप छोड़ेंगे भी, हम आपको पकड़ पकड़ कर लाएंगे। और मजे की बात ये बताऊं कि जो हमने इससे पहले मेरा फ्री ग्रुप चल रहा था जनवरी से पहले पहले, और मेरे तकरीबन 3 ग्रुप थे, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% वही लोग उन्होंने मुझे दोबारा ज्वाइन किया कि पहले जिन्होंने लेट हुए ज्वाइन करने में लेकिन मुड़ के वापस ही आए। तो मैंने भी उन्हें कहा कोई अगर रास्ता भूल कर घर वापस आ जाए तो हम उसको भूला नहीं कहते, आप आ गए, हम आपको जो है वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह आगे चलाएंगे आपको, और हम आपको बचाएंगे। जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपको फंसा देते हैं, तो हम बार बार कोशिश होती है कि कम से कम जो है आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मौजूद है तो इससे आप हेल्दी जो है वो प्रॉफिट कमाएं। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको ठीक ठाक फायदा होगा। यहाँ पर जो है ना मुझे आप इजाज़त दे दें, लेकिन 2 और छोटे छोटे सवाल भी हैंड रेज हो गए तो सारे हैंड रेज हो जाएंगे। शाह मोहम्मद साहब है पेशावर से, चले आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम सर। सुन तो रहा हूँ, बस काफी दिनों से सवाल जवाब नहीं हुआ, बस सलाम भी करना था। और ये पहले मैंने शुरू में ज्वाइन नहीं किया, ये ग्रुप का क्या सिलसिला है, इसमें मैं समझा नहीं कि कोई नया ग्रुप बना रहे हैं क्या? जी सर, मैंने आपको एक इतना लंबी ऑडियो मैसेज में एक तकरीर भेजी है, काइंडली आप उसको ज़रा सुन लेना, वो सारी आपको बात समझ आ जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं दोबारा वो तकरीर आपको शेयर करूंगा। जी अब्बास असल साहब लास्ट है, आपको सिर्फ अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा भी वही क्वेश्चन है कि भी वो 27 तारीख वाली लिस्ट मुझे भी नहीं मिली, तो वो था मैंने तो बाइंग कर ली आपकी जो पुरानी लिस्ट के मुताबिक, और ट्रीट भी खरीद लिया और कोसम भी ले लिए। तो वही मैं भी हैरान था कि भी ये मुझे क्यों नहीं
मिली। हाँ तो जी इंशाल्लाह चल आपके साथ चलेंगे जी, और तो हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता। हाँ जी इंशाल्लाह जरूर, बस आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है सर, चले। हाँ जी यहाँ पर जो है ना टाइम तकरीबन काफ़ी ऊपर निकल गया, 9 बजे से। मैं आप सबका जो है वो तहे दिल से मशकूर हूँ। सबसे पहले हमारे इदरीस भाई हैं, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद अब्बास हसन साहब हैं, अब्दुल खालिक साहब हैं, अब्दुल लतीफ़ साहब बुरेवाला से, अब्दुल रहमान साहब फैसलाबाद से, अब्दुल समद साहब शिकारपुर से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल सत्तार साहब ने ज्वाइन किया, अब्दुल वहाब साहब ने हाफजाबाद से ज्वाइन किया, अब्दुल वही साहब ने हरीपुर से ज्वाइन किया, अब्दुल रहमान साहब ने हैदराबाद से ज्वाइन किया, अबरार कुरैशी साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, अहमद फसी साहब ने भी हमें कराची से ज्वाइन किया, अहमद हुसैन साहब ने हमें मर्दान से ज्वाइन किया, अलाउद्दीन खराज साहब ने हमें ज्वाइन किया, अल्ताफ साहब ने हमें बैंकॉक से ज्वाइन किया। जी अल्ताफ भाई आपको भी एक दफ़ा ज़रा अनम्यूट करो, आपका भी हैंड रेस था, आप भी हमारे परमानेंट मेंबर हैं, आप ही सवाल पूछे। जी अल्ताफ भाई अगर कहीं सुन रहे हैं आप, माशाल्लाह ड्यूटी से आकर आप गाड़ी में ही सवाल पूछ लेते हैं, अगर सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें, आपको लेके फिर हम आगे चलते हैं इसको। अच्छा थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम काई साहब, सलाम एवरीवन। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी काई साहब, मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं बस अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। ये जो काफी दोस्तों ने कहा ना कि ब्रोकर भाग जाते हैं, ये वो है ना, जी तो ये ट्रेजेडी मेरे साथ हुई 2003-4 में ना। लासानी ट्रेडर्स के नाम से ब्रोकर था ना, जी सर, तो वो उसका दिवाली हो गया, वो करप्ट हो गया, तो उसका मेरे ख्याल ACCP वालों ने उसका असासे वगैरह बेच के, तो 70% मेरे ख्याल जो जो जिनके शेयर वगैरह थे, पैसे थे, वो फिर उनको वापस करिए थे, उसमें मैं भी शामिल था। अच्छा अच्छा चले। वो बस जरा मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वही ना 2016 से पहले पहले जो थे उनके यही मसले मसाइल जो है ना ये मौजूद है ये। चले बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है आशिक साहब हैं, लिया से, अमजद मुनीर साहब है रियाज से, आमिर सिद्दीकी साहब ने अबू धाबी से ज्वाइन किया, आमिर राजा साहब ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया, हमें आसिफ अली साहब ने कराची से ज्वाइन किया, आसिफ भाई कौन है इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, इन्होंने हमें, आसिफ सुमरो साहब है हैदराबाद से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, अतीक हुसैन साहब है, इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, अयाज हुसैन साहब है, इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, बालचंद साहब है, इन्होंने हमें लाड़काना से ज्वाइन किया, फैसल अजीज खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, फैसल महमूद साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, फाखिर जिया साहब ने कराची से ज्वाइन किया, गुलाम हैदर साहब ने भी हमें कराची से ज्वाइन किया, हाजी हनीफ साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, मैडम हलीमा शाह इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, हसन इमरान साहब है, इन्होंने हमें जोराबाद से ज्वाइन किया, जाम यासीन साहब है, इन्होंने होली मदीना से हमें ज्वाइन किया माशाल्लाह, जलील अहमद साहब है, इन्होंने रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया। इसके बाद हमारे पास है कमरान बेग साहब है, इन्होंने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, ख्वाजा माजिद साहब ने हमें वेलिया से ज्वाइन किया, शहबाज साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, मदन लाल साहब है, इन्होंने हरानी से हमें ज्वाइन किया, यकूब अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, मोहम्मद आसिम साहब ने हमें ज्वाइन किया, हारिस साहब ने हमें ज्वाइन किया, इलियास साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, जाबिर साहब ने फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया, रुमान साहब ने हमें करक से ज्वाइन किया, सईद साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, तनवीर साहब ने कुवैत से हमें ज्वाइन किया, जाहिद साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, मुमताज़ साहब एक दो दो मुमताज़ साहब है हमारे पास, आई थिंक एक कराची से होंगे, एक इस्लामाबाद से होंगे, मुमताज़ अली साहब हैं, एक और सादकाबाद से ये, मुकीम अशरफी साहब हैं सर, इन्होंने हमें रहमियार खान से ज्वाइन किया, मुसद्दक साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, मुसव्वर साहब हैं सऊदी अरेबिया से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, मुश्ताक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुजम्मिल हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया, नसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, और नईम अहमद सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, नुमान हफीज साहब ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया, मैडम नाजरी सुल्ताना ने हमें कराची से ज्वाइन किया, निज़ामुद्दीन साहब है, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, नूरुद्दीन भोकिया साहब ने हमें ज्वाइन किया, परवेज साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, राव आबिद साहब ने हमें भावल नगर से ज्वाइन किया, राशिद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया, रियाज खान साहब ने हमें पेशावर से ज्वाइन किया, रिजवान नुमान साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, सफदर रांझा साहब ने सरकोदा से, सलमान साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, शाह मोहम्मद साहब ने हमें पेशावर से ज्वाइन किया, शाहनवाज साहब ने हमें जुबैल सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, शहजाद साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, शेख सईद साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, सुल्तान साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, सैयद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, सैयद अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया, ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया, तौहीद आलम साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, उमर साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, उस्मान अनवर साहब ने हमें गुजरांवाला से ज्वाइन किया, वजी बुखारी साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, वासिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, यूसुफ इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, जाहिद हुसैन साहब ने, जकाउल्ला साहब ने, जिशान साहब ने कराची से, जिशान साहब ने जद्दा से, और इंजीनियर सलीम सरानी साहब ने हमें मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया। आप सबका जो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, और उन लोगों से मैं माजरत चाहूँगा जिनका मैं क्वेश्चन नहीं ले सका, कोशिश करें कल आप पहले टाइम मुझे ज्वाइन करें और हैंड रेस शुरू में कर लें, तो आपका जो है वो नंबर ज़रा जल्दी आ जाएगा। ये कोशिश होती है कि जल्दी 9 बजे तक प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाए, फिर भी टाइम थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और ख़ास तौर पर जो है जो स्टॉक मार्केट है यकीनन ये बहुत रिस्की है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी उसके हिसाब से है, लेकिन वो तभी प्रॉफिट मिलता है जब आप प्रॉपर तरीके से उसके अंदर
जो है उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रॉपर स्टॉक्स को लेकर चलेंगे ये, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि बार बार आपको जो है वो रिस्क कम से कम मैनेज करवाया जाए, कोशिश करें प्रॉपर्ली फॉलो करें, जब बाइंग सिग्नल दिया जाए तो बाइंग सिग्नल करें, जब अवॉइड की कॉल दी जाए तो अवॉइड करें। तो इसी तरह जो है आप बच सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम मोहम्मद नबील को PSX बुल राइडर्स के जूम सेशन में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।